हेलो फ्रेंड्स, आज से फिर हम डायमेंशंस का ही टॉपिक लेंगे जो हमने कल 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी टेबल में हम आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अपना था सीरियल नंबर, सेकंड नंबर पे था हमारा फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड नंबर पे हमारा था फॉर्मूला, फोर्थ नंबर पे हमारा था यूनिट एंड सिक्स्थ नंबर पे हमारा था डायमेंशन। ठीक है, हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन और उनके डायमेंशन फार्मूला यूनिट वगैरह सब चीज़ लिख ली थी। अब 6 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, आप इस बात की टेंशन मत कीजिएगा कि ये हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे हमारे रूटीन में आएंगी तब हम इसको आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी तो आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके फॉर्मूलाज आप मस्ट भी याद होना चाहिए आपको, और यूनिट खुद ही याद हो जाएंगी जब आपके फॉर्मूला याद होंगे तो, और डायमेंशन भी आप इजीली निकाल पाओगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास को हमने रिप्रेजेंट किया था किलोग्राम में, वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट किया था मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम का डायमेंशन हो गया m1, l की पावर -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और t की पावर 0। ये हो गया डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला। आगे हम बात करें 7 नंबर पे हमारे पास आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। मास की हमने यूनिट क्या लिखी थी, किलोग्राम। वेलोसिटी की हमने यूनिट लिखी थी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ किलोग्राम का तो m1, मीटर का l1, ये हो गया टाइम का नीचे t1, ऊपर t1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास m1 l1 t माइनस के 1। ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास, लीनियर मोमेंटम का। नंबर 8 पे हमारे पास आता है फोर्स, जिसका हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में, रिप्रेजेंट करते हैं एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड, स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सीलरेशन को। तो किलोग्राम का तो हो गया m1, मीटर का क्या हो गया l1, नीचे t की पावर 2, यहाँ आगे जा क्या हो जाएगा हमारे पास m1 l1 t माइनस 2। कई बार बहुत से कंपटीशन टेस्ट में पूछ भी लिया जाता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2। बहुत ही बेसिक है, हर जगह काम आएगा, तो आप इसको मस्ट भी याद कर लो, मस्ट भी डाल। ओके, नंबर 9 पे हमारे पास आता है वर्क। वर्क हमारे पास आता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो आप डायमेंशंस को बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है आप डायमेंशन निकालने में कठिनाई ही महसूस करते हो। तो फोर्स का तो हमने डायरेक्ट डायमेंशन याद रख लीजिएगा। तो इसकी याद डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2।
और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को हम मापते हैं मीटर में और फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन में, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या बनता है, एक ऐसा ही यूनिट होती है वर्क की, वो जिसे हम कहते हैं जूल, जूल कहते हैं। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मापा था तो मीटर का हो गया एल, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास m1, ये L1, ये L1 मिलके L2 एंड T-2, ये हमारे पास होगी वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला। 10 नंबर पे अब बात करें तो इम्पल्स, इम्पल्स वर्क या एनर्जी की एक ही बात होती है, एक ही डायमेंशन यूनिट होती है। इम्पल्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, या बहुत से बुकों में इसको जे से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये आई बाई जे नहीं है, ये या तो आई है या ओब्लिक या जे है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, इम्पल्स को। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकंड। फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन याद रख लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, m1 l1 t-2 और टाइम की हो गई t1, तो इसे होगा m1 l1, यहाँ t का -2 है, यहाँ t का +1 है, तो क्या होगा, -1 बचेगा ना, -2 में से अगर +1 का घटाएंगे तो माइनस की तो फॉर्म बचेगी, तो ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, इम्पल्स का। आगे बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला 11 नंबर पे प्रेशर। अभी मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे आएंगे चैप्टर्स में, वैसे वैसे मैं आपको उधर की उसकी यूनिट, डायमेंशन, सब चीज़ें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, और लाइनर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, स्मॉल पी से। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि एक यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स, ये क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस डिटेल्स में करेंगे। इस अभी के लिए ये सिर्फ ध्यान रखिएगा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन का तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास L2। यह क्या आ गया हमारे पास m1, यहाँ ऊपर 1 है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, L-1 एंड t-2। ये किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। प्रेशर के अलावा भी ये फॉर्मूलाज किस किस के होते हैं आगे बता दिया जाएगा, या इसका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला ये होता है, या स्ट्रेस का भी फॉर्मूला ये होता है। प्रेशर के अलावा स्ट्रेस का भी फॉर्मूला यही, डायमेंशन यही होती है। फॉर्मूलाज तो स्ट्रेस का हम क्या क्या लिखेंगे कि रिएक्शन फोर्स अपॉन एरिया। रिएक्शन फोर्स किस में लगता है, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं, छोड़ने पर वह पुनः उसी आकार में आ जाती है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिएक्शन फोर्स अपॉन एरिया। ये है तो ये भी फोर्स ही और यही एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया ही इसका सेम सा ही होता है, और दोनों की डायमेंशन यही होती है, m1 l-1 t-2। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास आता है क्या, सरफेस टेंशन। हमारे पास आता है सरफेस टेंशन, कौन सा नंबर का है ये, 12 नंबर। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन भी एक फोर्स ही लगता है, लेकिन ये
एक यूनिट लेंथ के रिगार्डिंग लगता है। तो फोर्स है ये भी, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या हो गया फॉर्मूला, न्यूटन हो गया ना, और लेंथ का क्या हो गया हमारे पास, मीटर। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, m1 l1 t-2। अब तो याद भी हो गया होगा आप लोग, मीटर की फॉर्म होती है डायमेंशन L1 से L1 चल बसे। तो क्या है हमारे पास m1 l0 एंड t-2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, सरफेस टेंसर का। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, सरफेस टेंसर का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। 13 नंबर पे हमारे पास आता है, 13 नंबर पे आता है इम्पल्स हो गया हमारा। 13 नंबर पे फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब वाइब्रेशन, जब ये आगे आएगा तो इसका डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ये मान लीजिए कि एक घड़ी है हमारी, उसकी सेकंड की सुई 60 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है। 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, तो पूरे चक्कर को तो हम उसका कह देंगे टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जब वो जितनी दूरी जो काम वो करता है हम, या एक सेकंड में जो भी हम काम कर लेते हैं, वो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो वाइब्रेशन का तो कोई भी यूनिट होता नहीं है, तो इसकी जगह पे हम कांस्टेंट मान लेंगे 1 अपन। टाइम का हमारे पास होता है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, या इसकी बेहद इम्पोर्टेंट यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, जिसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था जिन्होंने फ्रीक्वेंसी की खोज की थी, या फ्रीक्वेंसी का के बारे में उन्होंने बताया था। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास m0 l0, l भी नहीं है, और टाइम का इन्वर्स है सेकंड इन्वर्स, तो t-1। ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फॉर्मूला। 14 नंबर पे हम बात करें एंगल की। एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या समझते हो आप, मान लिया ये कोई क्या है, सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी हमारे क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। और जो ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, जो ए और बी ये जो दूरी है, कर्व्ड वाली जो दूरी है, उसको हम कहते हैं आर्क। तो आर्क को भी हम किस में मापते हैं, दूरी में ही, लंबाई में ही मापते हैं ना। इसका भी क्या हो गया, लेंथ। और रेडियस को भी हम लंबाई में ही मापते हैं, तो इसका भी क्या हो गया, लेंथ। लेंथ से लेंथ कट गए। इसके हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से ये क्या होनी चाहिए कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिट लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन इसकी एक यूनिट होती है जो कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। रेडियन होती है। अगर हम डायमेंशन फार्मूलाज की हमें बात करो, इसकी एंगल की डायमेंशन की बात करें, तो क्या होगा, ऊपर भी L1, नीचे भी L1, L1 से L1 कट गया, तो क्या बचा, M0 L0 T0। मतलब ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन यूनिट लेस नहीं है, डायमेंशन लेस है। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल दो जिसके डायमेंशन ना हो लेकिन उसकी यूनिट हो। तो ऐसे का हम क्या एग्जाम्पल देंगे, एंगल, हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे। 15 नंबर पे हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी
वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ एंगुलर सब जुड़ गया, तो इसका भी हम क्या कर देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मापते हैं रेडियन में, रेडियन में हमने मापा इसको। टाइम को हमने मापा सेकंड में। रेडियन की हमने अभी अभी निकाली थी डायमेंशन, क्या होती है? m0 l0 t0। और सेकंड की क्या होती है? t1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m0 l0 t-1। मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है, इसका यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अगर आगे बात करें 16 नंबर पे, एंगुलर, इसमें दिख नहीं रहा, आगे इस पेज पे कर लेते हैं। 16 नंबर पे बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने पीछे देखा कि यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन देखें तो रेडियन की तो क्या होती है? m0 l0 t0। सेकंड की t1, यहाँ स्क्वायर है तो t2। क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? m0 l0 t-2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। 17 नंबर पे हम बात करें वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, एंड एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये W नहीं है, ये ओमेगा है। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। फ्रीक्वेंसी को या फिर न्यू, क्या कहते हैं इसको? न्यू। आपके लोगों के लिए नया है, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को? न्यू। बात कर रहे थे वेवलेंथ की। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मीटर में ही वेवलेंथ को मापा जाता है। वेवलेंथ एक्चुअली में एक लेंथ ही है, और वो लेंथ किसकी है? वेव की है। वेवलेंथ, जैसे ये हमारे पास कोई वेव है, ये ऐसे चल रही है वेव, तो यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो इसको मीटर को हमने किस में मापा था? लेंथ में। एल और कुछ है नहीं, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? m0 l1 t0। ओके, ये हो गया। अब 18 नंबर पे हमारा आता है चार्ज। चार्ज आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एम्पियर या करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही करंट होती है। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Q इक्वल टू आई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब आ गया। आई को हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जब डायमेंशन बताई थी, उसमें आई को हमने किस में मापा था? करंट को एम्पियर, इसको हमने मापा था ए में। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास? आई का तो हो गया एम्पियर, ए इसका हो गया टी टाइम का, तो ये क्या आ गया? m0 l0 t1 एंड a1। ये किसकी यूनिट आ गई? चार्ज की यूनिट हमारे पास आ गई। एक आता है हमारे पास 19 नंबर पे टॉर्क, जिसको कपल भी कह देते हैं, कई बुक्स में इसको कपल भी कहते हैं, हिंदी में इसको बल आघूर्ण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस
फोर्स की तो मैंने आपको पहले कहा था, याद कर लीजिएगा। इसका यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनटू मीटर। ओके, फोर्स की तो डायरेक्ट ही याद होती है, सब लोगों को याद भी हो गई होगी, m1 L1 T-2। एंड डिस्टेंस क्या होती है, L1। तो क्या होगा ये m1 L2 T-2। ये किसके यूनिट के सेम है, ये किसके यूनिट के सेम है, वर्क की भी यही होती है और एनर्जी की भी यूनिट यही होती है। अभी हमने 19 यूनिट के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे इसी चैप्टर में आगे चलते हुए अगले वीडियो लेक्चर में डायमेंशन से ही रिलेटेड टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी बच गई, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 11th क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो जैसे जैसे आगे आएंगी वैसे वैसे हम उसका डिस्कस करेंगे, उसकी यूनिट बताएंगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप दोबारा से निकाल के देखिएगा। आपको फॉर्मूला याद करना है, मेनली क्या याद करना है, आपको फिजिकल क्वांटिटी याद करनी है और उसका फॉर्मूला याद करना है, बाकी प्रोसेस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।